दोस्तों जरा एक सीन अपने दिमाग में बनाइए। एक बंद कमरे में लंबी टेबल लगी है। टेबल के चारों तरफ दुनिया की टेक्नोलॉजी और पावर का भविष्य तय करने वाले देश बैठे हैं। अमेरिका लीड कर रहा है, साथ में जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ब्रिटेन, इजराइल, नीदरलैंड्स जैसे नाम हैं। एजेंडा कोई छोटा नहीं है। एआई, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स, यानी आने वाली सदी की रीढ़। डील की वैल्यू लगभग $16 ट्रिलियन। लेकिन इस कमरे में एक कुर्सी खाली है, और वो कुर्सी भारत की हो सकती थी, लेकिन थी नहीं। यहीं से कहानी चुभने लगती है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन भारत, जो खुद को टेक, मैन्युफैक्चरिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अगला सेंटर मानता है, उसका नाम तक चर्चा में नहीं। जापान है क्योंकि उसके पास एडवांस केमिकल्स हैं। नीदरलैंड्स है क्योंकि उसके बिना दुनिया एक भी चिप नहीं बना सकती। ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि लिथियम उसी के पास है। अब सवाल सीधा है, क्या भारत के पास कुछ भी नहीं है, या फिर खेल कुछ और है? असल बात यह है कि 21वीं सदी की लड़ाई टैंक और मिसाइल से नहीं जीती जाएगी। ये लड़ाई दो चीजों पर टिकी है: डेटा को कौन कंट्रोल करता है और धरती के नीचे छुपे मिनरल्स पर किसका कब्जा है। अमेरिका यह बात समझ चुका है, और इसी समझ से एक नया ब्लॉक तैयार किया जा रहा है, पैक्स सिलिकॉन। मतलब एक ऐसा क्लब जहां टेक्नोलॉजी, मिनरल्स और सप्लाई चेन सिर्फ अपने भरोसेमंद लोगों के हाथ में रहे। चीन को बाहर रखने का प्लान है, लेकिन सवाल यह है, क्या भारत को भी बस यूजफुल पार्टनर तक सीमित रखा जा रहा है? क्योंकि अभी तक हमें यही बताया गया था कि भारत अमेरिका का क्लोज स्ट्रैटेजिक अलाय है। QUAD हो, I2U2 हो, या फिर डिफेंस और टेक की बड़ी बड़ी बातें, हर जगह भारत का नाम लिया गया। लेकिन जब असली ताकत बांटी जा रही थी, जब भविष्य की चाबी टेबल पर रखी गई, तब भारत उस कमरे में मौजूद ही नहीं था। तो क्या यह एक डिप्लोमेटिक मैसेज है? क्या अमेरिका भारत को बराबरी का खिलाड़ी मानने के लिए अब भी तैयार नहीं है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है उस गेम की जहां दोस्ती मंच पर दिखती है और असली सौदे बंद कमरों में होते हैं? क्योंकि ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, ये आने वाले दशकों की दिशा तय करने वाला मूव था। और अगर भारत उस दिशा में शामिल नहीं है, तो सवाल भारत की पोजीशन पर उठना लाजमी है। आज हम इसी सवाल की परतें खोलेंगे, क्योंकि यह सिर्फ एक लिस्ट से बाहर होने की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य के रोल का इशारा है। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो, तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, अगर इस कहानी को समझना है तो टाइमलाइन को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। कल ही प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। भारत की तरफ से संदेश साफ था, माय डियर फ्रेंड, यानी दोस्ती, गर्मजोशी और पॉजिटिव संकेत। लेकिन अब जरा कैमरा अमेरिका की तरफ घुमाइए। वहां ना कोई व्हाइट हाउस ब्रीफिंग, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई सेलिब्रेटरी टोन, बस एक छोटा सा औपचारिक बयान कि हाँ, बात हुई है, इतना ही। और यहीं से सवाल खड़े होने लगते हैं, क्योंकि जब रिश्ते सच में बेहतर हो रहे होते हैं तो अमेरिका शोर करता है। ये उसका पुराना पैटर्न रहा है। इसी बीच ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया जो दोस्ती से ज्यादा बॉस मेंटालिटी दिखाता है। उन्होंने कहा, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया, लाखों जानें बचाई। भारत के लिए यह सिर्फ बयान नहीं था, ये वही पुराना नैरेटिव था कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। और इसी माहौल के बीच एक नई स्ट्रैटेजिक घोषणा सामने आती है, यूएस टेक और पैक्स सिलिकॉन कोalition। लिस्ट देखिए, जापान है, साउथ कोरिया है, सिंगापुर है, नीदरलैंड्स है, यूके, इजराइल, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, सब मौजूद। लेकिन भारत नाम ही नहीं। अब सवाल उठता है, आखिर यह पैक्स सिलिकॉन है क्या? मैं आपको किसी टीवी डिबेट या मीडिया रिपोर्ट से जवाब नहीं दूंगा। सीधे अमेरिकी विदेश मंत्रालय की आधिकारिक फैक्ट शीट की भाषा में समझते हैं, लेकिन अपने शब्दों में। पैक्स एक लैटिन शब्द है, मतलब शांति और स्थिरता। जैसे कभी कहा जाता था पैक्स अमेरिकाना, अमेरिका की छाया में दुनिया का सिस्टम। अब वही फॉर्मूला नए अवतार में आया है। नाम बदल गया है, पैक्स सिलिकॉन। मतलब अब ताकत बंदूकों से नहीं, सिलिकॉन चिप से तय होगी। प्लान बड़ा साफ है। अमेरिका और उसके चुनिंदा पार्टनर्स मिलकर एक ट्रस्टेड सर्कल बनाएंगे, जहां सेमीकंडक्टर, एआई, ग्रीन एनर्जी और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में रहे। सीधी भाषा में कहें तो यह सप्लाई चेन का किला है। ऐसा किला जिसे बाहर से कोई हिला ना सके, खासकर चीन। अमेरिका यह भूल नहीं सकता कि कैसे एक समय चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स रोककर पूरी दुनिया को परेशान कर दिया था। अब वही गलती दोबारा ना हो, इसी डर से यह नया सिलिकॉन गठबंधन खड़ा किया जा रहा है। लेकिन यहीं सबसे बड़ा सवाल जन्म लेता है, अगर यह ट्रस्टेड इकोसिस्टम है, तो भारत उस भरोसे के दायरे में क्यों नहीं? क्या भारत को अभी भी सिर्फ एक बड़ा बाजार समझा जा रहा है, बराबरी का टेक पार्टनर नहीं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को सिर्फ टेक मीटिंग नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल मैसेज बना देता है। और असली गेम अब यहीं से शुरू होता है। अब स्वाभाविक है कि आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर यही देश क्यों चुने गए और भारत क्यों बाहर रह गया?
इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि सच्चाई अक्सर कड़वी नहीं बल्कि असहज होती है। दरअसल यह कोई दोस्ती का क्लब नहीं है, ये काबिलियत की टेबल है। और उस टेबल पर कुर्सी तभी मिलती है जब हाथ में कुछ ऐसा हो जो बिना आपके कोई और न दे सके। अमेरिका को देखिए, उसके पास सिर्फ ताकत नहीं है, उसके पास दिशा है। एनवीडिया जैसी कंपनियां, ओपनएआई जैसा माइंडस्पेस, यानी दिमाग भी उन्हीं का, स्पीड भी उन्हीं की। जापान, वह चिप नहीं बनाता, लेकिन चिप की रगों में दौड़ने वाला खून उसी के पास है, स्पेशल केमिकल्स और अल्ट्रा प्योर मटेरियल्स। नीदरलैंड्स, वह छोटा देश है लेकिन उसके पास एसएमएल है, और एसएमएल का मतलब है दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें जिनके बिना एक भी हाई एंड चिप पैदा नहीं होती। साउथ कोरिया, सैमसंग सिर्फ ब्रांड नहीं, पूरी सेमीकंडक्टर इकोनॉमी है, डिजाइन से पैकेजिंग तक। सिंगापुर और यूएई, वे फैक्ट्री नहीं है, वे नर्व सेंटर हैं। फाइनेंस, डेटा, लॉजिस्टिक्स, सब कुछ वहीं से सांस लेता है। और ऑस्ट्रेलिया, उसके पास वो मिट्टी है जिससे भविष्य की बैटरियां और चिप्स बनेंगी, लिथियम, कोबाल्ट, रेयर मिनरल्स। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, भारत ने इस टेबल पर क्या रखा? यही वह सवाल है जिससे लोग बचते हैं। हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास बाजार है, हमारे पास यूजर्स हैं, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास वह इररिप्लेसेबल टेक नहीं है जिसके बिना सिस्टम ठप पड़ जाए। हम न तो मशीन बनाते हैं, न केमिकल चेन कंट्रोल करते हैं, न ही चिप स्केल मैन्युफैक्चरिंग में लीडर हैं। सालों तक हमारा प्राइवेट सेक्टर इस रेस को भविष्य की चीज समझता रहा। रिसर्च को खर्च माना गया, निवेश नहीं। नतीजा, आज हम अमेरिका के लिए एक बड़े ग्राहक हैं, एक ऐसा बाजार जो इस्तेमाल करता है, खरीदता है, डाटा देता है, लेकिन नियम तय नहीं करता। और यही अमेरिका चाहता भी है। उन्हें भारत एक और चीन नहीं चाहिए, उन्हें भारत चाहिए, लेकिन एक कंज्यूमर पावर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में नहीं। अब दांव कितना बड़ा है यह समझना जरूरी है। ये ग्रुपिंग अगले 4 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में करीब $16 ट्रिलियन जोड़ने वाली है। अगर आप उस टेबल पर नहीं हैं तो आप सिर्फ फैसलों को मानेंगे, बनाएंगे नहीं। तो क्या सब खत्म हो गया? नहीं। यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। इस क्लब का दरवाजा बंद नहीं किया गया है, यह ओपन एंडेड रखा गया है। जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में भारत बाद में जुड़ा था, वैसे ही यहां भी मौका आ सकता है, लेकिन वह मौका भीख में नहीं मिलेगा। अगर भारत सच में अंदर जाना चाहता है तो उसे 3 में से एक रास्ता चुनना होगा। पहला, ब्रिक्स के साथ मिलकर एक अलग टेक इकोसिस्टम बनाना, जहां चीन और रूस हों और नियम पश्चिम के ना हों। दूसरा, फ्रांस जैसे देशों के साथ डीप टेक पार्टनरशिप जो अमेरिका की छाया से बाहर सोचते हैं। तीसरा और सबसे कठिन रास्ता, खुद का मॉडल बनाना, ग्लोबल साउथ के लिए कम लागत, स्केलेबल और भरोसेमंद टेक। ये रास्ता लंबा है, लेकिन यही असली आजादी है, क्योंकि जो देश दूसरों की चिप्स पर चलता है वह आखिरकार दूसरों के सिग्नल पर ही रुकेगा। अब सवाल ये नहीं है कि अमेरिका ने भारत को क्यों नहीं बुलाया, असली सवाल ये है, क्या अगली बार दुनिया भारत के बिना मीटिंग कर ही नहीं पाएगी? जिस तरह भारत ने यूपीआई बनाकर यह साबित कर दिया कि पैसा चलाने के लिए वीजा मास्टर कार्ड का सहारा जरूरी नहीं, उसी तरह आज हालात भारत को एक और बड़े मोड़ पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। शायद अमेरिका यह जानबूझकर या अनजाने में हमें एक संकेत दे रहा है, खुद की सड़क बनाओ, क्योंकि रेड कारपेट हर बार नहीं बिछती। अगर भारत को इस टेक टेबल से दूर रखा जा रहा है तो इसे अपमान की तरह देखने से ज्यादा इसे चेतावनी की तरह पढ़ना चाहिए, क्योंकि इतिहास बताता है जब जब भारत को किनारे किया गया है तब तब उसने सिस्टम के बाहर से सिस्टम बदलने का काम किया है। ये जियोपॉलिटिक्स है दोस्तों, यहाँ दोस्ती स्थायी नहीं होती, यहाँ सिर्फ फायदे की उम्र होती है। आज कोई साथ है, कल नहीं, और जो आज नियम लिख रहा है वही कल उन्हें तोड़ भी सकता है। इसलिए पैक्स सिलिका जैसी बैठकों में भारत का न होना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक चूक नहीं, बल्कि आने वाले खतरे की घंटी है। भारत ने खुद को सालों तक चीन के मुकाबले एक भरोसेमंद विकल्प, एक स्थिर लोकतंत्र और एक उभरते टेक हब के रूप में पेश किया। फिर भी अगर उसे बाहर रखा गया तो इसका मतलब साफ है, अब दुनिया मूल्यों से नहीं उपयोगिता से चल रही है। पहले G7 था, फिर क्वाड आया, अब जमाना बदल गया है। अब बड़े गठबंधन नहीं बनते, अब बनते हैं छोटे लेकिन खतरनाक कार्टेल, जहां दोस्ती नहीं कंट्रोल की हिस्सेदारी तय होती है। 19वीं सदी में जिसके हाथ में कोयला और समुद्री रास्ते थे वही साम्राज्य था। 20वीं सदी में तेल और न्यूक्लियर ताकत ने दुनिया का नक्शा खींचा, और अब 21वीं सदी में राज उसी का होगा जिसके पास सिलिकॉन पर पकड़ होगी, यानी चिप्स, एआई और कंप्यूटिंग का दिमाग। पैक्स सिलिका दरअसल कोई ट्रेड डील नहीं है, यह उस अधिकार की लड़ाई है जो तय करेगा कि कल की दुनिया किसके एल्गोरिदम पर चलेगी। जो देश इस कमरे के बाहर हैं, उन्हें कल दूसरों के बनाए सॉफ्टवेयर पर दूसरों के नियमों से चलना पड़ेगा। और यहीं भारत के सामने असली सवाल खड़ा होता है, क्या हम यूजर बने रहेंगे या सिस्टम डिजाइन करेंगे? क्योंकि अगर भारत को सच में धक्का दिया गया तो मुमकिन है कि हम वही करें जो हमने यूपीआई के साथ किया था,
एक ऐसा समानांतर मॉडल खड़ा कर दें जो पहले नजरअंदाज किया जाए और बाद में अनिवार्य बन जाए। दुनिया के लिए यह चेतावनी है और भारत के लिए मौका। अब फैसला भारत को करना है, लाइन में खड़ा होना है या नई लाइन खींचनी है। सवाल सीधा है, क्या भारत हमेशा दूसरों की टेक पर निर्भर रहेगा या फिर अपनी शर्तों पर अपना रास्ता बनाएगा? ये सिर्फ विदेश नीति का सवाल नहीं, ये भारत की रणनीतिक आजादी की परीक्षा है। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो इस पूरे मुद्दे पर कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।